दुनिया में सबसे कीमती वस्तु सिर्फ समय है। सुप्रभातम, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 12। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे मंगलेश डबराल के बारे में भी, जिनका गत दिनों अर्थात 9/12/2020 को निधन हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू। आज का जो पहला प्रश्न है तो वो है 176। साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास काल एवं नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अगला प्रश्न है 177। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है 178। हिंदी भाषा में देशी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा रचित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये है संदेश रासक और इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है 179। प्रथम धर्मेतर रासग्रंथ कौन सा है? तो ये है संदेश रासक। अगला प्रश्न है 180। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो ये है राउलवेल और इसकी जो रचनाकार हैं ये हैं रोड़ा कवि। अगला प्रश्न है 181। नक्शिक का प्रथम बार वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है राउलवेल में। अगला प्रश्न है 182। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जोयिंदू को। अगला प्रश्न है 183। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शब्दानुशासन और इसकी जो रचनाकार हैं वे है हेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 184। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये है भविष्यत कहा और इसके रचनाकार है धनपाल। अगला प्रश्न है 185। हिंदी के प्रथम कवि एवं प्रथम सिद्ध कवि कौन हैं? तो ये हैं सरहप्पा। अगला प्रश्न है 186। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? यह श्रावकाचार। जो ये श्रावकाचार है इसे सभी हिंदी की पहली रचना स्वीकार करते हैं। जो श्रावकाचार के रचनाकार हैं ये हैं देवसेन। अगला प्रश्न है 187। राम भक्ति माधुरी भाव के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न है 188। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बल्लभाचार्य जी। कई बार परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो जो पुष्टि मार्ग का जहाज ये कहा जाता है सूरदास जी को। और ये भी पूछा जाता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो ये कहा था बल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सूरदास जी थे ये किसके भगत थे या किसके शिष्य थे? तो ये जो शिष्य थे ये थे बल्लभाचार्य जी के शिष्य। अगला प्रश्न है 189। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है 190। अष्टसखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विट्ठलनाथ ने। जो ये विट्ठलनाथ हैं ये हैं बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र। जो विट्ठलनाथ जी ने अष्टसखा की स्थापना की थी इसमें इन्होंने जो 4 भगत थे ये थे इनके पिता के शिष्य, और जो 4 शिष्य थे ये इनके स्वयं के शिष्य थे। और इन 8 को मिलाकर इन्होंने अष्टसखा की स्थापना की थी, जिन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 191। हिंदी नाटक के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें भारतीय नवजागरण के पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 192। शांतरस के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे उद्भट। अगला प्रश्न है भक्ति रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है 194।
सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। जो चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1959, और जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था 1968 में। अगला प्रश्न है 195, कितनी नावों में कितनी बार, जिसका रचनाकाल 1967 माना जाता है, के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था अज्ञे जी को, और ये मिला था 1978 में, और ये था 14वां पुरस्कार। अगला प्रश्न है 196, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से कौन सा पुरस्कार 2009 में मिला था? तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिणी किस विधा की रचना है? तो ये है काव्य विधा की रचना, और इसे 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल की, और 1956 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है 199, प्रेमचंद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये है जीवनी विधा की रचना, और जो इसके रचनाकार हैं वे हैं अमृत राय, और जो अमृत राय हैं ये है मुंशी प्रेमचंद्र के सुपुत्र। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र के सुपुत्र का क्या नाम है? तो ये है अमृत राय। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिवरानी देवी का प्रेमचंद से क्या संबंध था? तो जो शिवरानी देवी थी इनका प्रेमचंद के साथ संबंध पति पत्नी का था। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये रचना है रामविलास शर्मा की, और ये जो विधा है ये है जीवनी विधा की रचना। आगे हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल जी के बारे में, जिनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हुआ था। तो चलिए संक्षिप्त रूप से इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो मंगलेश डबराल जी हैं इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को, और इनका जो मृत्यु समय था वो था 9 दिसंबर 2020। जो इनका जन्म है तो इनका जन्म स्थान है काफलपानी में, जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल है उत्तराखंड में स्थित। यहाँ पर इनकी हम कुछ प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाओं में है पहाड़ पर लालटेन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगली जो रचना है वो है घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, इनके ये कविता संग्रह हैं। एक बार फिर से इनकी कविता संग्रह को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये इनके कविता संग्रह हैं। अगले जो इनके प्रसिद्ध पुरस्कार हैं तो वे हैं इन्हें ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982 में दिया गया था, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1999 में दिया गया था, और जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है हम जो देखते हैं, इसे 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें, अक्सर ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वे इस प्रकार से हैं अंतराल, अनुपस्थिति, अभिनय, भूलने का युग, इन ढलानों पर बसंत आएगा, गुड़हल, टॉर्च, पहाड़ से मैदान, पागल औरत, मदर डेयरी, हमारे देवता, समय नहीं है, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आगे है गद्य संग्रह। इनके जो गद्य संग्रह है वे हैं लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। आगे है यात्रा डायरी, ये इनकी प्रसिद्ध यात्रा डायरी है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। यह है एक बार आयोबा। आगे है संपादन। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया गया था वे हैं रेतघड़ी, इसमें राजस्थान के शिक्षक कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। जो दूसरा है वो है कविता उत्तरशती, इसमें 50 वर्षों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया गया है। आगे है जनसत्ता, सहारा समय, नेशनल बुक ट्रस्ट को इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो ठीक
इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कथाकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यशपाल। यशपाल जी प्रगतिवादी कथाकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल द्वारा सन 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद जी। बाकी अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र ये सभी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं आता? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जैनेंद्र। बाकी अमृत राय, यशपाल, ममथनाथ गुप्त ये सभी प्रगतिवादी परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यशपाल। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह वातायन, फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जैनेंद्र द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की पहली कहानी खेल किस में प्रकाशित हुई थी, अर्थात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विशाल भारत में। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है इलाचंद्र जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेंद्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक आध्यात्म के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नीलम देश की राजकन्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी ये सभी, जाह्नवी, फांसी, दो चिड़िया। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी किस कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है? तो दोस्तों का सही जवाब है फांसी कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बालक। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में बालक है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज के गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में मालती कहानी की गौण पात्र है, यह संदर्भ गलत है। इस कहानी में मालती मुख्य पात्र है। बाकी सत्य कथन देखते हैं। वह यंत्रवत जीवन जीती है, बिल्कुल सही है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कड़ी चुनौती या संघर्ष नहीं है, बिल्कुल सही। उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मालती के जीवन की जड़ता को। दोस्तों गैंगरी कहानी का अन्य नाम रोज़ भी है और इसे अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी की विषय वस्तु का आधार है? तो दोस्तों इसका जवाब है नारी की यंत्रवत जीवन यापन करना। अगला प्रश्न है,
नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा से। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब है भैरव प्रसाद गुप्त की। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो दोस्तों समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा सेवाराम। लालमोहर, पलटदास, लहसनवा ये सभी तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय प्रेम है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी? तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी में हीरामन के द्वारा जो 3 कस्में खाई गई थी वो इस प्रकार से है, चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, कंपनी की औरत की लादनी नहीं करेगा, बांस की लादनी नहीं ढोएगा, और जो कसम नहीं खाई थी वो है दोस्तों को उधार नहीं देगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा और सारगर्भित है। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है? तो इसका सही जवाब है बिरजू की माँ। लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री बिरजू की माँ है। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ के क्रोध का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिरजू के पिता का गाड़ी को देर से लाना। इसी कारण कहानी में बिरजू की माँ अत्यधिक क्रोधित होती है और अपने बच्चों की पिटाई करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? तो दोस्तों जंगी की पुतुहू, चंपिया, मखनी बुआ ये सभी पात्र लाल पान की बेगम के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्यवर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं में से जूझ रहा है? तो इसका सही जवाब है श्यामनाथ। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ का स्वयं को विदेशी चीफ के सामने आधुनिक या सुसंस्कृत दिखाने का कारण है? तो इसका सही जवाब है प्रमोशन के लिए श्यामनाथ ये सब करता है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों लालची प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कथन इस प्रकार से हैं, श्यामनाथ की चारित्रिक विशेषता झूठी संपन्ना के प्रदर्शन की है। अगला है, माँ ने अपने सारे जेवर श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बेच दिए। अगला है, माँ ने बेटे से हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की। अगला है, चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर किया। तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर नहीं किया था बल्कि रिस्पेक्ट की थी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना।
अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी डैश परिदृश्य पर लिखी गई है। तो दोस्तों भारत के विभाजन पर लिखी गई कहानी है अमृतसर आ गया, और ये भीष्म साहनी जी की कहानी। अगला प्रश्न है, विभाजन के दौरान हुए दंगों का किस वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गरीब शोषित वर्ग पर। विभाजन के दौरान गरीब शोषित वर्गों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद किसका प्रतीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुस्लिम बहुल इलाके का और सांप्रदायिक सोच का। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी का पात्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है कृष्णपाल। लक्ष्मण, राम सिंह और गोसाई ये कोसी के घटवार नामक कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी की विषय वस्तु क्या है। तो दोस्तों कोसी का घटवार कहानी का विषय वस्तु प्रेम है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है। वह सहनशील और सहृदय नारी है। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है कि वह सहनशील और सहृदय नारी है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय क्या है। तो दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय विभाजन है। दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा शोभती जी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यह कथन यहाँ पर यह होगा, यह कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। ये कथन सही नहीं है। जो कथन सही हैं वो इस प्रकार से हैं। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन हुआ है। कहानी में लोगों की स्वार्थपरक नीति और हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये व्यंग्य पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है। जो इसमें सही कथन हैं वो इस प्रकार से है, इस कहानी में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का वर्णन किया गया है। ये सही है। ये फैंटेसी शैली पर लिखी गई कहानी है। यह भी सही है। इस कहानी में आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी गई है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी चित्रण करती है। तो दोस्तों पिता कहानी क्या चित्रण करती है। तो इसका सही जवाब है पुरानी व नई पीढ़ी की मानसिकता के बदलाव का चित्रण करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर विचार और व्यवहार का है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।